गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपके अपने शारदे एजुकेशन चैनल में मैं गोविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का केमिस्ट्री बात करेंगे। जैसा पूर्व में बताया गया है कि 10 क्लास का सभी सब्जेक्टों के लिए मेरी वीडियो अवेलेबल है, तो आप मेरी वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आज हम लोग का मुख्य टॉपिक आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसका समीकरण, जो क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। आज इस लेसन के अंतर्गत हम लोग बारी बारी से सभी परिभाषाएं और उसके नियम को भी हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें कि ये विज्ञान क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ साइंस। विज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसे आप भौतिकी विज्ञान, भौतिकीय, और दूसरा आप कह सकते हैं जीव विज्ञान। उसके बाद दोस्तों, भौतिकी विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। उसी प्रकार इसको 2 भागों में बांटा जाता है, बॉटनी एवं जूलॉजी। तो दोस्तों, पहले हम ये निश्चित रूप से जान लें कि हम आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती है। तो दोस्तों, पहले इस चीज़ को भली भांति आप समझ लें। उसके बाद आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों के बीच आज हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने, या आप हम लोग देखे हैं हमारे दैनिक जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, और उस परिवर्तन को आज हम भली भांति समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, दूध से दही का बनना, या आर्द्र वायु में लोहे में जंग लगना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होते रहती है। इस प्रकार की परिवर्तन को आज हम भली भांति समझेंगे कि क्या है, कैसे इसको होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये जो रिएक्शन होता है कैसे होता है। तो आज मेरा सबसे पहला टॉपिक है उस लेसन से रिलेटेड हुए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले, कोई पदार्थ को आप ले लीजिए, वह अकेले किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 2 पदार्थ है। ये 2 पदार्थ हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 पदार्थ लिया गया है। अब आप जानते होंगे कि जितने भी पदार्थ हैं वह सूक्ष्म परमाणुओं का बना होता है, छोटे छोटे कण के बने होते हैं। तो आइए हम इसको जानें। और जब ये परमाणु आपस में मिलकर एक बंधन का निर्माण करता है, तो उसे हम अणु कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इस पदार्थ का परमाणु है, ये भी इस पदार्थ का परमाणु है। तो होता क्या है कि इस प्रकार का परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार के आप ऐसा इसमें देख पा रहे होंगे कि ये परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। इसमें भी परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आइए फिर हम एक बार इस डिफाइन पर चलते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस डिफाइन के आधार पर हम इसका डिफाइन भी समझेंगे, और ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है वो दोनों आज हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि
जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो होता क्या है कि उस पदार्थ के अणु पहले टूटते हैं। उस पदार्थ के अणु जो होते हैं वह टूटकर इस प्रकार कर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये अणु, अब ये बंधन अगर खत्म हो जाए तो ये क्या होता है, ये परमाणु मुक्त हो गया। ठीक जस्ट लाइक इसका, ये भी यही होता है, ये भी होता है कि इसका परमाणु मुक्त हो गया। अब क्या करता है कि इसका परमाणु, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका, इस प्रकार का, मतलब कुछ परमाणु इस पदार्थ का होता है, कुछ परमाणु इस पदार्थ का होता है, और वो परमाणु मिलकर एक नया अणु का निर्माण यहाँ कर लेता है। ये क्रियाएं निरंतर चलते रहती है और एक नए पदार्थ का यहाँ निर्माण कर लेता है। अब दोस्तों देखना यह है कि यहाँ डिफाइन में कर रहा है कि भिन्न गुण वाले। अब आप जैसा कर सकते हैं, एक सेकेंड हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं कि सपोज इसका टेस्ट अगर मीठा है और इसका टेस्ट खट्टा है, इस पदार्थ का टेस्ट जो है वह खट्टा है और इस पदार्थ का टेस्ट मीठा है। अब क्या यहाँ दिखाया गया है कि मीठा वाला भी परमाणु इस अणु में मिला हुआ है और खट्टा वाला भी परमाणु इस अणु में मिला हुआ है, अर्थात ये जो नया पदार्थ बनेगा इसका टेस्ट खट्टा मीठा हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, क्या अब आपको लग रहा होगा? आइए हम दूसरे एग्जांपल से फिर आपको दिखाते हैं। अगर इसका रंग लाल और इसका रंग हरा ले लेते हैं, लाल हरा ले लिए। अब यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो परमाणु है जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का परमाणु का कलर लाल होगा और इस पदार्थ का परमाणु का कलर हरा होगा। अब होता क्या है कि लाल पदार्थ के परमाणु और हरा पदार्थ के परमाणु आपस में मिलकर एक तीसरे रंग का निर्माण कर लेगा। जैसे लाल हरा मिला दें, सपोडेट काला बन रहा है, तो यहाँ ये काला होगा। अब देख पा रहे होंगे कि पहले पदार्थ, ये पदार्थ या पहला पदार्थ ये है, इसके भिन्न गुण वाले, अर्थात आप कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, और भी ऐसी सारी क्रियाएं हैं जो अलग हो सकती है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आइए इसको हम बोले कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक सेकंड में एक आइए हम किताबी एग्जाम्पल से आपको हम दिखाते हैं कि क्या होता है। अब अगर हम यहाँ ले लें हाइड्रोजन H2, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक पदार्थ हम आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं, दूसरा आपका क्लोरीन ले लेते हैं। अब बताइए ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? 2HCl। क्या बनाएगा? 2HCl। तो अब देखिए ये पदार्थ और ये पदार्थ से भिन्न होगा इस पदार्थ का गुण, इसका गुण या इसका गुण से भिन्न इस पदार्थ का गुण होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस पदार्थ का जैसा गुण होगा वह गुण ना तो इसका होगा ना इसका होगा, अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम पूर्ण रूपेण समझेंगे कैसे होता है। तो अभी तो हम आपको एक एग्जांपल से दिखाया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। अब आइए दूसरा हम आपको बताते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? तो कह सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात आप यहाँ इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि ये पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, H2 और Cl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होता है, इस अभिक्रिया में भाग लेता है।
तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। ये दोनों पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। मतलब कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब आइए यहाँ हम डिफाइन में पढ़ते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारक एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। उसी प्रकार प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नए पदार्थ या तत्व को हम प्रतिफल कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम आइए आपको बताना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो आप देख पाएंगे। आइए हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन होती है। तो आप देखेंगे या जानते भी होंगे कि जब कुछ दो नए पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो तीसरे पदार्थ बनने के साथ साथ उसमें कुछ या तो कभी गैस की उत्पत्ति हो सकती है, या अवक्षेप का बनना, या रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, इस प्रकार के सारी क्रियाएं होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है कि जब किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैसों की उत्पत्ति हो सकती है, पहला। दूसरा कह सकते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब शेष का बनना। शेष जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी लकड़ी को आप जलाते हैं तो जलाना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे प्राप्त हमको क्या होता है? उष्मा या ताप प्राप्त होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का अभिकारक है और इसको प्रतिफल कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब होता क्या है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे होंगे कि उष्मा और ताप के साथ साथ गैस की भी उत्पत्ति होती है। अगर आप देखे होंगे तो यहाँ एक CO2 गैस की उत्पत्ति होती है। अवक्षेप का बचना, जब ये जल जाती है लकड़ी तो उसके बाद राख बचता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप अवशेष बचते हैं। अगला आप कह सकते हैं रंग परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो पूर्व में रंग और प्रतिक्रिया होने के बाद का जो रंग होता है वो दोनों भिन्न हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे आप ले लीजिए ये एक जल, कैसे अवस्था में परिवर्तन होता है हम आपको ये दिखाएंगे। ये जल, जब इस जल को आप गर्म करेंगे मतलब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका वाष्प के रूप में बदल जाएगा। अर्थात ये गैसीय अवस्था में चला गया। पहले ये क्या था? द्रवित अवस्था में था, उसके बाद ये गैस की अवस्था में चला गया। या तो फिर इसको जब जल को आप ठंडा करेंगे तो वह ठोस बन जाएगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और अगला है आपका टेम्परेचर कैसे बदलता है। तो आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्व में जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर, अर्थात आप कह सकते हैं अभिकारक का टेम्परेचर और प्रतिफल का टेम्परेचर हमेशा भिन्न होता है। या तो अभिकारक का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहे तो हो सकता है कम हो जाए या और बढ़ जाए। निश्चित रूप से जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का भी परिवर्तन होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो आप क्या कहेंगे? पहला गैस का उत्पत्ति, दूसरा कहेंगे अवशेष का बनना, तीसरा कहेंगे रंग परिवर्तन, चौथा कहेंगे अवस्था में परिवर्तन और लास्ट में क्या कहेंगे? ताप में परिवर्तन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, गैस की उत्पत्ति, अवशेष का बनना, रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। अब दोस्तों जैसा कि आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे होंगे, अब मुख्य विषय पर हम बात करना चाहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण, ये तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। लेकिन अब आइए इसी को हम समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं और बताएंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व को संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है, संकेत या सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं
कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व को संकेता अक्षर या सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त रूप में निरूपण किया जाता है, मतलब छोटे रूप में लिखा जाता है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए हम आपको एक दिखाते हैं कि किसे रासायनिक समीकरण कहा गया है। तो हम आपको एक रासायनिक अभिक्रिया करा के बताएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों, जब आप दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब इसी चीज को अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, जैसा कि आप डिफाइन देख पा रहे होंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व के संकेत या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में निरूपित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बना के दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन को आप Cl2, जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसको आप क्या कहेंगे, 2HCl। अब देखिए क्या है, यही संक्षिप्त रूप, हाइड्रोजन को संकेताक्षर में लिखा गया है, क्लोरीन को संकेताक्षर में लिखा गया है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया लिखाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में एरो दिखाए हैं, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनने के बाद जो प्रतिफल है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो आप हमेशा प्रयास करें कि आप अपनी भाषा में इसको बोलने का प्रयास करें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व को जब संकेत के रूप में संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये केवल संकेत के रूप में लिखना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये लिखने का कुछ नियम होता है, कुछ कायदे होते हैं, उसे फॉलो करना होता है, तभी आपका समीकरण सही हो सकता है, अन्यथा आपका समीकरण सही नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम होता है, तो आइए हम पहले उस नियम को समझें कि क्या होता है। तो सबसे पहला नियम तो कहा गया, दोस्तों आप तो भली भांति समझ रहे होंगे, अभिकारक और प्रतिफल, क्योंकि जब हम नियम बताएंगे तो उसमें भाग लेने वाले और प्राप्तकर्ता नहीं बताएंगे, वहां हम केवल अभिकारक और प्रतिफल के विषय में बात करेंगे। जैसा कि अभिकारक तो आप जानते ही हैं कि अभिकारक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा गया है, और भाग लेने के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे प्रतिफल कहा गया है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि उसका लिखने का नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले ये बात रखें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उनके संकेत, जैसे कि अभी दिखाया गया ये कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में आपका ये है, आइए हम दिखाते हैं। ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ये दोनों को क्या कहा जाएगा, ये दोनों अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, और ये आपका प्रतिफल कहलाएगा। इसे हम प्रतिफल कहेंगे। अब आइए हम दिखाते हैं कि इसको रासायनिक समीकरण के रूप में पहले लिखें। तो रासायनिक समीकरण के रूप में इसको अगर लिखेंगे तो ये H2 प्लस क्लोरीन Cl2 और रासायनिक समीकरण, उसके बाद 2HCl। अब दोस्तों
देखिए यहाँ आपको दिखाया गया। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो पहला नियम कहता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को, ध्यान दीजिए, रासायनिक पहला नियम बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो अभिकारक को इस रासायनिक समीकरण के क्या कहेंगे, बाईं ओर आपके लेफ्ट हैंड में लिखा जाएगा। अर्थात आप देख रहे होंगे कि ये अभिकारक है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, अभिकारक को संकेत के रूप में, तो H2 + Cl2। ये आप देख रहे होंगे कि ये इसका बाईं तरफ है, मतलब आप कह सकते हैं अभिकारक को बाईं तरफ और प्रतिफल को दाईं तरफ। अब तो पहला नियम क्लियर हो गया होगा कि अभिकारक को समीकरण के बाईं तरफ में लिखना है और प्रतिफल को समीकरण के दाहिने ओर लिखना है, पहला नियम। दूसरा नियम बताया गया है कि एक से अधिक पदार्थ होने पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक से अधिक पदार्थ होने पर पदार्थों के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे यहाँ दो पदार्थ आपस में मिल रहा था, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा था, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलेगी तो उसके बीच में हमेशा धन चिन्ह का प्रयोग होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करेगी तो प्लस 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 का ही केवल प्रयोग आप करेंगे। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए प्रतिफल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करे तो एक से अधिक नए पदार्थ बनाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से अधिक नए पदार्थ बनाए। जब एक से अधिक नए पदार्थ बनाएगा तो उसके बीच में आप क्या कहेंगे कि धन चिन्ह का ही प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ भी प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। अब उसी प्रकार आप देख रहे होंगे, ये तो दो वो तो आपका क्लियर हो गया, 1 2 3 4 चार बातें तो क्लियर हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला रासायनिक अभिक्रिया में उनके संकेतों व सूत्रों के पदों में बाईं ओर लिखना है, तो आपका सीधा बताया गया कि अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बाईं ओर लिखना है। उसी प्रकार नीचे बताया गया कि अभिकारकों एवं सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि एक से अधिक अभिकारक होने पर धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे या एक से अधिक प्रतिफल होने पर भी धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और बताया गया कि अभिकारक, आप यहाँ तक तो देख पा रहे होंगे, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अभिकारक और प्रतिफलों के मध्य में एरो चिन्ह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में लग रहा है। ये जो आपको एरो दिखाया गया है, इस एरो से हमें ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वह किस दिशा में हो रही है, मतलब प्रतिफल किस दिशा में बन रही है। अगर इस एरो को हटा दें तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। जबकि हम ये एरो लगाते हैं तभी पता चलता है कि ये पदार्थ पहले से है और ये पदार्थ बाद में बना, अर्थात ये प्रतिफल है और ये अभिकारक है। अब आइए इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से अब हम आपको बताते हैं इस नियम को कि A + B रासायनिक अभिक्रिया C + D। अभी आपको बताया गया था ये अभिकारक, पहला नियम क्या कहा गया कि अभिकारक समीकरण के बाईं तरफ और प्रतिफल को दाहिने तरफ, पहला कंप्लीट। दूसरा नियम बताया गया कि एक से अधिक पदार्थ होने पर बीच में धन चिन्ह, ये ए अलग पदार्थ है, बी अलग पदार्थ है, इसीलिए इसके बीच में धन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार इसका प्रोडक्ट जो प्रतिफल है सी भी बना है और डी भी बना है, इसलिए इसके मध्य में धन चिन्ह दिखाया गया है। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, आपको ये दिखाया गया है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसलिए आइए हम एक बार फिर से इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं।
या रिकॉल करके हम आपको फिर से बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, पहला यहाँ आइए, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, आप अभिकारक देख रहे होंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल किसे कहा गया है? तो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नए पदार्थ को प्रतिफल कहा गया है। और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं को आइए हम जानते हैं। तो पहला बताया गया है गैस का उत्पत्ति। उस रासायनिक अभिक्रिया में गैस भी उत्पन्न हो सकता है। अवक्षेपण, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो आइए आप मेरे साथ बोलिए कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आप पहला बोलेंगे गैस की उत्पत्ति, दूसरा बोलेंगे अवक्षेप का बनना, तीसरा बोलेंगे रंग में परिवर्तन, फिर बोलेंगे ताप में परिवर्तन, फिर क्या कहेंगे? अवस्था में परिवर्तन। तो इस प्रकार के मुख्य रूप से 5 विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया के बताया गया है। फिर आप देख पाएंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं, ये अभिक्रिया जो है, यही अभिक्रिया को जब हम संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित कर देते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देखे ही थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जब इसको अभिक्रिया करवाया गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब यही अभिक्रिया को जब हम संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपित कर देते हैं ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आइए रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम होता है। तो पहला नियम तो ये बताया गया कि अभिकारक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है जबकि प्रतिफल दाहिने तरफ लिखी जाती है। फिर दूसरा नियम बताया गया कि एक से अधिक होने पर अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार एक से अधिक प्रतिफल होने पर उसके बीच धन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और समीकरण के मध्य में एरो दिखाया जाता है। एरो से हम लोगों को पता चलता है कि किस दिशा में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात उस एरो के द्वारा ही हम बता पाते हैं कि कौन प्रतिफल है और कौन अभिकारक है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे और इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहे हुए। फिर की आगे की वीडियो हम आप लोगों को देंगे जिसका मुख्य बिंदु रहेगा रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि तो आप जान ही चुके हैं। अब उसको हम संतुलित करना सिखाएंगे। यह संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित को संतुलित हम कैसे करेंगे, ये तमाम बातें हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहें। हम आपको बारी बारी से सारे टॉपिक पर वीडियो देते रहेंगे। जिस प्रकार का फिजिक्स के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, इसी प्रकार अब केमिस्ट्री का सारे एक लेसन के सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को सही तरीके से देखें और इसका सही गहन अध्ययन करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपका मुख्य चीज़ें हैं जिसके द्वारा आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है या आपका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन को आंसर दें। धन्यवाद।